हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हम व्याकरण का पाठ नंबर 10 कर रहे थे। ये पाठ मैंने पढ़ा दिया था आपको, जिसमें क्रिया के बारे में बताया, फिर काल के बारे में, फिर काल के आगे भेद, क्रिया के भेद, ये सारे समझा दिए थे मैंने आपको। आज करेंगे हम इसमें वाच्य। वाच्य क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। कुत्ता सो रहा है, कुत्ते से या कुत्ते के द्वारा सोया जा रहा है। बच्चा खेलता है, बच्चे से खेला जाता है। करण ने चाय पी, करण से या करण के द्वारा चाय पी गई। अब इसमें इन्होंने हमें व्याकरण ये कुछ उदाहरण दिए हैं, इनको समझाया है, ये हम पढ़ते हैं। यहाँ क वर्ग के तीनों वाक्यों में क्रिया के वचन और लिंग कर्ता के अनुसार है, जबकि ख वर्ग में पहले और दूसरे वाक्य में भाव की और तीसरे में कर्म की प्रधानता दी गई है। बच्चे इसमें देखो, यहाँ क जो में दिए गए हैं, यहाँ तीनों वाक्य में क्रियाओं के वचन और लिंग कर्ता के अनुसार है। जहाँ पे ये है वचन और लिंग है, जो इसके ये रहा है, सो रहा है, कर्ता के अनुसार है। कर्ता यहाँ कुत्ता है, इसके अनुसार है कि कुत्ता सो रहा है। और जो बात ख में है, इसमें इन्होंने कहा है कि पहले और दूसरे वाक्य में भाव की और तीसरे वाक्य में कर्म की प्रधानता है। जैसे यहाँ पे जो पहले और दूसरे वाक्य में, यहाँ देखो इन्होंने कहा है कि पहले और दूसरे वाक्य में भाव की प्रधानता है। भाव मतलब कि कुत्ते का भाव कि वो सो रहा है, बच्चे के द्वारा खेला जाता है, से या के, मतलब कि उसके भाव को बताया गया है। और जो यहाँ तीसरे शब्द में के करण के द्वारा या करण से द्वारा चाय पी गई, चाय पी गई मतलब उसके कर्म के आधार पर उसको प्रधानता दी है, कर्म पे, उस पे। तो इसका मतलब वाच्य क्या होते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे यह जाना जाए कि क्रिया के व्यवहार की प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या अथवा भाव है, वाच्य कहलाते हैं। मतलब किसी क्रिया का कोई व्यवहार किसके ऊपर प्रभाव डालता है? कर्ता पे डालता है, कर्म पे डालता है या भाव पे डालता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वाच्य कहलाता है। दोबारा से एक बार इसका डेफिनेशन समझा देती हूँ। क्रिया का वह रूप जिससे यह जाना जाए कि क्रिया के व्यवहार का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या उसका भाव है। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चले कि क्रिया के व्यवहार का असर, कि उसका प्रमुखता प्रधान उसका कर्ता है या कर्म है या उसका भाव है, तो वो क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। ठीक है, वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के भेद पढ़ते हैं हम। परिभाषा के आधार पर हम वाच्य को 3 रूपों में बांटा गया है: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कृतवाच्य कौन सा होता है? इसमें क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, जिसमें क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का आधार कर्ता का लिंग, वचन और पुरुष होता है। जैसे दादाजी घूमने जाते हैं, तोता मिर्च खाता है। मतलब इसका जो कर्ता है, सारा असर जो क्रिया का संबंध किस पे है? कर्ता पे है। दादाजी घूमने जाते हैं। ठीक है, घूमने कौन जाता है? दादाजी जाते हैं। इसका क्रिया का जो सीधा असर है किस पे है? कर्ता पे है। तो ये कौन सा वाच्य है? ये कृतवाच्य। फिर आगे है कर्मवाच्य। क्रिया का जो रूप बताए कि वाच्य का उद्देश्य कर्ता न होकर कर्म है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। मतलब क्रिया का वो रूप जिसमें वाच्य यह बताए कि कर्ता न होकर कर्म पे असर पड़ता है, तो वो कर्मवाच्य है। केवल को विभक्ति वाले कर्मक क्रियाएं ही कर्मवाच्य में प्रयुक्त होते हैं। जिनमें को विभक्ति हो वाले कर्मक क्रियाएं, को की विभक्ति नहीं होती जिनमें, वही होते हैं कर्मवाच्य। जैसे हरि से पत्र लिखा जाता है। ठीक है, राधा के द्वारा नाचा जा रहा है। इसमें के द्वारा मतलब उसके कर्म के आधार पर, उसकी कर्म पे क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है? नाचा जा रहा है, के द्वारा कर्म पे असर पड़ रहा है, तो इसका मतलब है वो कर्मवाच्य है। फिर है भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता के स्थान पर भाव की प्रधानता है, जिसमें कर्ता और कर्म के स्थान पर भाव को प्रधानता दी जाए, तो वहाँ पे भाववाच्य होता है।
अब उठा जाए, मतलब अपने आप अपने मन में भाव आया है, ना यहाँ पे करता है ना कर्म है, कि अब उठा जाए, अपने आप भाव पे निर्भर करता है। तो ये है भाव, भाववाच्य। मोहन से चला भी नहीं जाता, कि मोहन से चला भी नहीं जाता, ये एक भाव है, भाव पे इसका क्रिया का असर पड़ता है, तो ये भाववाच्य है। बच्चों आपने ये करना है, मंडे को 24 अगस्त को ये काम करना है। पार्ट नंबर 10 के जो हम कर रहे हैं, इसमें आपने ये जो 2 प्रश्न उत्तर रहते थे, काल के भेद बताइए, काल के भेद लिखने हैं आपने, फिर काल की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, ये आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में बहुत अच्छे से लिखना है और याद करना है। और बुक में जो इसका अभ्यास है, ये मैंने आपको अभ्यास पहले समझा दिया था। फिर आपने अब ये करना है, जो 4th क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार काल परिवर्तन करना है। हमने काल परिवर्तन करके लिखना है कि मनीष खेलता है, तो इसको संभाव्य भविष्य काल में लिखेंगे तो क्या बनेगा, मनीष खेलेगा। जैसे गीता सो रही थी, तो इसमें भूतकाल में लिखना, हमने भूतकाल में क्या होएगा, उस समय गीता सो रही थी। अशोक ने खाना खाया, तो इसका अपूर्ण भूतकाल लिखना है, अशोक खाना खा रहा था। बच्चे गाना गाते हैं, तो इसका अपूर्ण भूतकाल क्या होएगा, बच्चे गाना गा रहे थे। ठीक है, फिर आगे प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, निम्नलिखित वाक्यों का वाच्य लिखना है कि कौन सा वाच्य है। मुझसे चला नहीं जाता, तो ये क्या है, भाववाच्य। किसान खेत जोतता है, ये है कृतवाच्य। माली पौधे लगाएगा, ये कर्मवाच्य है। बच्चा हंसता है, और ये कृतवाच्य। तो बच्चों आपने ये पार्ट नंबर 10 के अपनी कॉपी में और बुक में, व्याकरण की बुक में बहुत अच्छे से लिखना है और इसको याद भी करना है। ठीक है, आज हम करेंगे हिंदी की बुक का पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में बच्चों नाम क्या है, मेरी गाय। ये पार्ट आपने अपनी बुक में सिर्फ पढ़ना है और इसको समझना है। बच्चों इसमें जो इस पार्ट में बताया गया है कि बचपन से ही अकबर और बीरबल जो तेनालीराम, मुल्ला नसीरुद्दीन के काफ़ी किस्से हम सुनते आए हैं, तो उन्हीं में से एक बुद्धिमानी का किस्सा इसमें दिया गया है, जिसका नाम है मेरी गाय। ठीक है, इस किस्से के बारे में पढ़ते हैं। जो अकबर बीरबल हुए हैं, उनमें उन्हीं का ये एक किस्सा है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना है बच्चों, आपने भी ध्यान से पढ़ना है। बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे, जिनका नाम था गोनूछा। ठीक है, वह बड़े ही समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनका हास्य बड़ा तर्कपूर्ण होता था। गोनूछा के परिवार का पेशा था कथावाचन। बचपन से ही गोनूछा के विचार श्रद्धा और भक्ति से प्रभावित थे। जो बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे। विदूषक होता है विदूषक का अर्थ होता है मतलब कि जो अपनी बातचीत करने से दूसरों को हंसा दे। ठीक है, विदूषक का अर्थ होता है अपनी बातों से दूसरों को हंसा देता है, वो विदूषक होता है। तो वो जो बड़ा समझदार और हंसमुख व्यक्ति था, जिससे बातें ना बहुत हास्यपूर्ण होती थी। और जो गोनूछा का परिवार था, उसके काम का जो पेशा था वो भी यही था कि कथावाचन। वो उसके घर के भी सारे कथा बोलते थे। आगे पढ़ते हैं। एक बार गोनूछा की पत्नी की इच्छा घर में गाय पालने की हुई। ठीक है, उसने गोनूछा से एक गाय ले आने के लिए कहा। गोनूछा कई दिनों तक बात को टालते रहे। वह कभी अपनी पत्नी को दिलासा देते। गोनूछा की पत्नी कहती कि हम गाय ले आते हैं, तो गोनूछा उसको टालते रहे थे कि अभी गाय नहीं लेनी। तो वो अपनी पत्नी को दिलासा देते हैं, गाय खरीदने की जल्दी क्या है, कुछ ही दिनों में महाराज हमें गाय उपहार में देने वाले हैं। कभी कहते तुम्हें कौन सा गाय पालने का अनुभव है जो गाय रखोगी, और कभी कहते तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम पूजा पाठ करना है, गाय पालना नहीं है। तो गोनूछा की पत्नी की इच्छा थी कि वो गाय पाले, गाय को लेके आए। तो जो गोनूछा हैं वो उसको टालते रहते थे। कभी कहते थे कि
राजा जी हमें गाय देंगे, महाराज गाय हमें उपहार में देंगे। तो कभी कहते तुम्हें गाय पालनी नहीं आती जो गाय रखोगी। तो कभी कहते कि तुम ब्राह्मण हो, तुम पूजा पाठ ही कर सकते हो, गाय नहीं पाल सकते। तो आगे पत्नी, आगे क्या होता है, पत्नी उनके बहाने सुन सुनकर तंग आ गई थी। आखिर उसने गोनूचा को धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने गाय लाकर नहीं दी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस पे उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई थी। तो गोनूचा को कहती वो, अगर तुम मुझे गाय नहीं ला के दोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आगे क्या होता है, बेचारे गोनूचा के सामने अब गाय ले आने के सिवाय कोई और चारा न बचा। तो उसके पास और कोई चारा नहीं बचा कि उसको वो गाय लाकर ही देनी पड़ी। तो लाचार होकर वे गाय लेने चल दिए। कुछ दिनों का सफ़र तय करके वे सोनपुर के मेले में पहुँचे। उन्होंने एक अच्छी सी गाय खरीदी और वापस अपने गांव की ओर चल दिए। तो वो उससे तंग आकर उस गोनूचा कहता है कि गाय लेने चल पड़ते हैं। बहुत दिन वो पैदल चलते रहते हैं। तो एक दिन वो सोनपुर के मेले में पहुंचते हैं, जहाँ पर उसको एक अच्छी सी गाय दिखती है और उसको खरीद कर वो अपने घर ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपने ये पाठ नंबर 10 अभी यहीं तक पढ़ना है, आगे हम बाद में करेंगे। तो आपने जो मेरी गाय का हमने एक पेज पढ़ा है, ये बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है और इसको याद करना है। ठीक है, और जो व्याकरण का हमने किया है पाठ नंबर 10, इसको बच्चों आपने बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, धन्यवाद।